जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष एक नया वीडियो लेकर आया हूँ नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे जनरल एक्सेप्शन के विषय में और धारा 19 तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया है अध्याय 3 में। अब गतांग से आगे का हम चर्चा करेंगे। धारा 20 और 21 ऐसे व्यक्ति की बात करता है जो कि अपराध करने में सक्षम नहीं है, उसको पूर्ण माफ़ी दी जाती है। बस ये साबित करना होता है कि इसके जो इंग्रीडियंट्स हैं वो उस व्यक्ति में मौजूद थे। धारा 20 को अक्षम गुड़िया के नाम से भी जाना जाता है। धारा 20 कह रहा है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई ए चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। यदि कोई ऐसा बच्चा है, व्यक्ति है जो 7 साल से कम का है, तो उसके द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। यहाँ पूरा का पूरा उसको छूट मिला हुआ है। लेकिन जब धारा 21 पढ़ेंगे तो वहाँ पे 7 साल से लेकर के 12 साल के व्यक्ति को के द्वारा किए गए अपराध को क्षम्य तो माना गया है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये बताया है कि जिस कार्य को कर रहा था उसके कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थता, इसलिए उसके कार्य को क्षम्य किया गया है। तो देखते हैं धारा 21 कह रहा है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई ए चाइल्ड एबव 7 years ऑफ एज एंड अंडर 12 years ऑफ एज who has not attained sufficient maturity of understanding of judge of the nature and consequence of his conduct on that occasion। इसके मतलब ये हुए कि जो वो कार्य कर रहा है उस कार्य को करते समय वो इतना परिपक्व नहीं है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण के प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके, तो वह क्षम्य हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अक्षम गुड़िया की जो कॉन्सेप्ट था वो इसी में है। अब इसके बाद आता है कि अनसाउंड माइंड व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो क्या वो अपराध होगा कि नहीं होगा। तो धारा 22 में कह रहा है कि इसको भी अपवादों में रखा गया है। धारा 22 नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई ए पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाई रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द फैक्ट एक्ट आर दैट ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग आर कंट्रेरी टू लॉ। कोई ऐसा विकृत व्यक्ति है जो कार्य के करते समय चित्तवृत्ति है और कारण उसके कारण जो है उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है, तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अब इसके बाद से नशे से संबंधित 2 धाराएं हैं और ये 2 धाराएं Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it is by reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law, provided that the things which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। अब यहाँ ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति नशे में होने के कारण कार्य करता है तो वह भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। शर्त यह है कि वह नशा उसके खुद के द्वारा न किया गया हो, किसी अन्य के द्वारा उसको नशा किया गया हो और कार्य करते समय वो क्या कर रहा है उसको पता नहीं चल रहा है, उसके कार्य की प्रकृति को पता नहीं चल पा रहा है, तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अब ऑफेंस रिक्वायरिंग ए पार्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज
इंटॉक्सिकेटेड। ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति नशे के दौरान कोई अपराध करता है तो यह बात प्रज्यूम किया जाएगा कि वह उसी प्रकार से उसका आशय था, विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित उससे माना जाएगा यदि उस चीज़ को साबित कर दिया जाता है तो। इन केसेज वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंसेज अनलेस डन विथ ए पार्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated। मतलब जब वो उसका वही नॉलेज और ज्ञान था जबकि वह नहीं नशे में था। कार्य की प्रकृति को देखने से पता चल जाएगा कि उसका इंटेंशन था कि नहीं था। अनलेस द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वाज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। और ये तब किया गया होना चाहिए जबकि उसके बिना ज्ञान के और बिना उसकी इच्छा के उसको इंटॉक्सिकेंट किया गया हो, यानी कि नशा दी गई हो। अब इसके बाद यहाँ तक तो था कि ऐसे ऐसे कार्य को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा रहा है। अब इसके बाद से जो धारा 25 है, यहाँ से कह रहा है कि कोई ऐसी सहमति के द्वारा किया गया कार्य है जो कि घोर पहती या मृत्यु कारित करने के आशय से नहीं किया गया है और उसकी संभाव्यता का ज्ञान है, तभी वो क्षम्य होगा, उसका कोई कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। कह रहा है कि एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रेवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। मतलब उसका कंसेंट तो है लेकिन सहमति होने के बाद भी जब कार्य किया जा रहा है तो उस कार्य का में आशय जो है उसको गंभीर क्षति अथवा मृत्यु कारित करने का नहीं है, तो उस कार्य से कोई हानि होती है तो वो क्षम्य हो जाएगा, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रेवियस हर्ट एंड विच इज नॉट नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रेवियस हर्ट इज एन offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of the age who has been give consent whether express or implied to suffer that harm or by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause to any such person who has consented to take the risk of that harm। यदि कोई 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है और उसके द्वारा कार्य को समझते हुए कोई अपनी सहमति दी जाती है करने के लिए और उसके दौरान उसको कोई क्षति कारित हो जाती है और करने वाला का इंटेंशन उसको ग्रेवियस हर्ट अथवा डेथ करने का नहीं था, तो उसका कार्य क्षम्य हो जाएगा, अपराध नहीं है, भले ही उससे कोई क्षति कारित होती है। ए एंड जेड एग्री टू फेंस विथ ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट। दिस एग्रीमेंट इम्प्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच टू सफर एनी हार्म विच इन द कोर्स ऑफ सच फेसिंग मे बी caused without foul play and if A while playing fairly hurts Z, A commits no offense। उदाहरण में कह रहा है कि कोई ऐसा खेल है जो करने के लिए एक दूसरे को जो है ए और जेड जो है सहमत हो जाते हैं और इस सहमति में किसी अपहानी को जो ऐसी खेल में के नियम के विरुद्ध न होते हुए कारित हो, उठाने की हर एक की सहमति विकसित है और यदि ए द्वारा उस खेल में करते समय यह जेड को कोई उपहति कारित कर दिया जाता है तो ए का अपराध नहीं किया है, माने अपराध ए ने नहीं किया है। अब इसके बाद से
जो धारा 26 है उसमें बताता है कि एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट। कोई ऐसा कार्य है जो सद्भावना पूर्वक किया गया है और उस व्यक्ति के फायदे के लिए उसके सम्मति से किया गया है और उस कार्य में करने से उस व्यक्ति का जो है मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है, तो यह कार्य जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे काज आर बी intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith and who has given a consent whether express or implied to suffer that harm or to take the risk of that harm। अब देखिए इसमें इलस्ट्रेशन इतना बढ़िया दिया है। A surgeon knowing that a particular operation is likely to cause the death of Z who suffer under the painful complaint but not intending to cause Z's death and intending in good faith Z's benefit perform that operation on Z with Z's consent, A has committed no offense। कोई ऐसा शल्य चिकित्सक है जो यह जानता है कि एक विशेष ऑपरेशन करने से, शल्य कर्म करने से जेड को जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त है मृत्यु कारित होने की संभावना है, किंतु जेड की मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए और सद्भावनापूर्वक जेड के फायदे के लिए उसकी सहमति से यदि यह पर कोई ऑपरेशन करता है, शल्य कर्म करता है, तो वह कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, भले ही उससे कोई इंजरी हो जाए। इसके बाद कह रहा है कि एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और पर्सन और अनसाउंड माइंड बाई कंसेंट ऑफ गार्जियन। यदि गार्जियन के द्वारा भी सहमति दी जाती है किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक और उसके साथ कोई कार्य करते समय कोई ऐसा कार्य है जो कि अपराध की श्रेणी में आ जाता है, तो उस कंसेंट के वजह से वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। बस उसका इंटेंशन जो है कार्य करने वाले का कहीं से भी मृत्यु कारित करने का नहीं हो अथवा ग्रेवियस हर्ट कारित करने का नहीं हो। अब ये देखिए दे रहा है कि नथिंग, धारा 27, नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन अंडर 12 ईयर ऑफ द एज। जो 12 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है उसके बारे में अथवा ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अथवा वो जो है अनसाउंड माइंड है, अथवा बाई कंसेंट आइदर एक्सप्रेस आर इम्प्लाइड ऑफ द गार्जियन और अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ द पर्सन इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इज मे काज आर बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू काज आर बी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू काज टू दैट पर्सन। लेकिन ये प्रोविजो के साथ है, कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट द एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंडेड टू, अगर जो कार्य किया जा रहा है भले सहमति से है तो वहाँ तक नहीं होगा द इंटेंशनल काजिंग ऑफ डेथ आर द अटेम्प्टिंग टू काज डेथ। दूसरा कह रहा है कि द डूइंग ऑफ एनी थिंग विच द पर्सन डूइंग इट नोन टू बी लाइकली टू काज डेथ फॉर एनी पर्पज अदर देन द प्रिवेंटिंग of death or grievous hurt or the curing of any grievous disease or infirmity। मतलब यदि कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है भले सहमति है तो वो क्यूरिंग के पर्पस से होना चाहिए, चाहे वो ग्रेवियस डिजीज का हो या जो है ग्रेवियस कोई प्रिवेंट का हो, जो मृत्यु और ग्रेवियस क्षति से प्रिवेंशन के लिए वो कार्य किया जा रहा है, तभी वो संभव है
नहीं तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा कार्य। द वॉलेंट्री काजिंग ऑफ ग्रेवियस हर्ट आर टू द अटेम्प्टिंग टू काजिंग ग्रेवियस हर्ट अनलेस इट बी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ और ग्रेवियस हर्ट और द क्यूरिंग ऑफ एनी ग्रेवियस डिजीज और इन्फर्मिटी। ये जो कुछ भी उसको मिला हुआ है वो उसका विस्तार सिर्फ प्रिवेंटिव नेचर का होना चाहिए। द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इज वुड नॉट एक्सटेंड। पहले में कह रहा है कि इस अपवाद का विस्तार शासन मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर न होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। तीसरा कार्य कि इस अपवाद का विस्तार स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा जब तक कि वह मृत्यु या घोर उपहति के निवारण या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से न की गई हो। और चौथा कार्य है कि इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर न होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। अब यहाँ उदाहरण बड़ा बढ़िया है। ए in good faith for the child's benefit without his child's consent has his child cut for the stone by a surgeon knowing it to be likely that the operation will cause the child's death but not intending to cause the child's death. A is within the exception in as much as his object was the cure of the child. अब कह रहा है कि क जो है सद्भावनापूर्वक अपने शिशु के फायदे के लिए अपने शिशु की सम्मति के बिना यह संभाव्य जानते हुए कि शल्यकर्म से उस शिशु की मृत्यु कारित होगी, न कि इस आशय से कि उस शिशु की मृत्यु कारित कर दे, शल्य चिकित्सक द्वारा पथरी निकलवाने के लिए अपने शिशु की शल्य क्रिया करवाता है। क का उद्देश्य शिशु को रोगमुक्त करना था, इसलिए वह इस अपवाद के अंतर्गत आता है। अब कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, अगर कोई कंसेंट दिया गया है फियर के अधीन रहते हुए या मिसकंसेप्शन के अधीन रहते हुए तो वह कंसेंट नहीं माना जाएगा। ये धारा 28 में बताया गया है, जो कि भारतीय दंड संहिता के धारा 90 में बताया गया था। ए कंसेंट इज नॉट सच ए कंसेंट एज इज इंटेंडेड बाई एनी सेक्शन ऑफ दिस संहिता। किसी भी इस संहिता के किसी भी सेक्शन में अगर जो कंसेंट की बात आएगी और ये ABC के फॉर्म में कंसेंट है तो वो कंसेंट की श्रेणी में नहीं आएगा। पहला क्या है, इफ़ द कंसेंट इज गिवन बाय द पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी और अंडर द मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट एंड इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोन or has reason to believe that the consent was given in consequence of such fear or misconception। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि यदि सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति भय के अधीन या तथ्य के भ्रम के अधीन दी हो और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसा भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप वह सहमति दी गई थी, तो वह सहमति की श्रेणी में नहीं आएगा। इफ़ द कंसेंट इज गिवन बाय ए पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट टू विच ही गिव्स हिज कंसेंट। यदि कोई व्यक्ति जो चित्त विकृति है या मत्तता के कारण उस बात की जिसके लिए वह अपनी सहमति देता है प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ है, तो अभी सहमति की श्रेणी में सहमति की श्रेणी में नहीं आएगा। सीकर अनलेस द कंट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट इफ द कंसेंट इज गिवन बाय ए पर्सन हु इज अंडर 12 ईयर ऑफ द एज। यदि वो 12 साल से कम का उम्र का व्यक्ति है और वो उससे भी सहमति ली गई है किसी कार्य को करने के लिए, तो वह भी सहमति की श्रेणी में
नहीं आएगा। मतलब अगर जो कोई 12 साल के ऊपर का व्यक्ति है, नीचे का व्यक्ति है, तो उसके सहमति उसके संरक्षक द्वारा ही दिया जा सकेगा, उसके द्वारा सहमति नहीं मानी जाएगी। अब एक्सक्लूशन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली टू ऑफ हार्म काज, ये कह रहा है कि ऐसे कार्य का प्रवर्जन जो कारित हानि के बिना भी स्वतः अपराध है। द एक्सेप्शन इन सेक्शन 25, 26 and 27 do not extend to act which are offense independently of any harm which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent or on whose behalf the consent is given। इसके कहने का मतलब कोई ऐसा सहमति के बाद भी अगर जो कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है और वो अपने आप में अपराध की श्रेणी में आता है, तो वो मान लिया जाएगा कि उसकी सहमति नहीं है और अपराध होगा। जैसे कोई गर्भपात किया जाना, भले ही उसका सहमति अपराध है। किसी 18 साल से कम के व्यक्ति के साथ जो है सेक्स फिजिकल रिलेशनशिप में आना, ये भी एक अपराध की श्रेणी में है। तो ये भले कंसेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो खुद में अपराध है। यही ये बात कर रहा है। इलस्ट्रेशन बढ़िया है। काजिंग मिसकरेज अनलेस काज इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग द लाइफ फॉर द वुमेन, यदि उस महिला के जीवन को बचाने के पर्पज से गुड फेथ में यदि नहीं किया गया है, तो काजिंग मिसकरेज क्या है? इज एन ऑफेंस independently of any harm which it may cause or be intended to cause to the woman. Therefore, it is not an offense, but reason of such harm and the consent of the woman or of her guardian to the causing of such miscarriage does not justify the act। भले ही कोई उस महिला द्वारा या जो है क्या नाम है कि उसके गार्जियन द्वारा सहमति दिया जा रहा है, फिर भी वो कार्य अपने आप में अपराध होता है, मिसकरेज किया जाना, बशर्ते कि वो सद्भावना पूर्वक उसका उद्देश्य जो है सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमेन न हो, अरे हो, तब के कंडीशन के अलावा अपराध होगा। अब इसके बाद कह रहा है कि एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट, यदि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक कार्य किया जा रहा है, तो उसकी सहमति के बिना भी कार्य किया गया है, तो ये जो प्रोविजो दिया गया है, प्रोविजो के अधीन रहते हुए वह अपराध नहीं होगा। कह रहा है कि नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे काज nothing is an offense by reason of any harm which it may cause to a person for whose benefit it is done in good faith even without that person's consent, if the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent, or if that person is incapable of giving consent and has no guardian or other person in lawful charge of him from whom it is possible to obtain consent in time for the thing to be done with benefit। अब ये सीधे सीधे कह रहा है कि कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक यद्यपि उसकी सहमति के बिना की गई है, ऐसी किसी अपहानि के कारण जो उस बात के से उस व्यक्ति को कारित हो जाए, अपराध नहीं है। यदि परिस्थितियां ऐसी हों कि उस व्यक्ति के लिए असंभव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे या वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए असमर्थ हो और उसका कोई संरक्षक या उसका विधि पूर्वक भारसाधक कोई दूसरा व्यक्ति न हो, जिससे ऐसे समय पर सम्मति प्राप्त करना संभव हो कि वह बात फायदे के साथ की जा सके। लेकिन ये प्रोविजो दिया है, ये प्रोविजो के अधीन रहते हुए होना चाहिए। पहला कह रहा है कि द इंटेंशन काजिंग ऑफ डेथ आर द अटेम्प्टिंग टू काज डेथ, उसका इंटेंशन क्या नहीं होना चाहिए? शासन मृत्यु कारित करने का या मृत्यु कारित करने के प्रयत्न का नहीं होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट नोन टू बी लाइकली टू काज डेथ फॉर एनी पर्पज अदर देन द प्रिवेंटिंग
the of death or grievous hurt or the curing of any grievous disease or infirmity। मतलब इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपाधि के निवारण के या किसी घोर या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर नहीं होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उसे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। तीसरा कह रहा है कि द वॉलेंटरली काजिंग ऑफ हर्ट आर टू द अटेम्प्टिंग टू काज हर्ट फॉर एनी पर्पज अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और हर्ट। इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या उपहति के निवारण के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छा उपहति कारित करने या उपहति कारित करने का प्रयत्न करने पर नहीं होगा। चौथा इसका कह रहा है कि प्रोविजो द अबेटमेंट ऑफ एनी अफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच अफेंस इज वुड नॉट एक्सटेंडेड। इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर न होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। अब इलस्ट्रेशन बहुत बढ़िया है, इसमें 4 इलस्ट्रेशन है और समझाने की दृष्टि से बहुत अच्छा है कि किसी व्यक्ति का सहमति लिए बिना भी उसके फायदे के लिए कार्य कब किया जा सकता है, प्रोविजो के अधीन रहते हुए, और वो अपराध नहीं होगा। पहला कह रहा है जेड इज थ्रोन फ्रॉम हिज हॉर्स एंड इज insensible. A surgeon finds that Jade requires to be trepaned. A not intending Jade's death, but in good faith for Jade's benefit, performs the trepan before Jade recovers his power of judging for himself. A has committed no offense. मतलब क घोड़े से गिर गया और मूर्छित हो गया। क एक शल्य चिकित्सक है, अरे सॉरी, यह जो है जेड जो है घोड़े से गिर गया और मूर्छित हो गया। ए एक चिकित्सक है, शल्य चिकित्सक है, का यह विचार है कि जेड के कपाल पर शल्य क्रिया आवश्यक है, और ए जेड की मृत्यु करने का आशय न रखते हुए किंतु सद्भावनापूर्वक जेड के फायदे के लिए जेड के स्वयं किसी निर्णय पर पहुंचने की शक्ति प्राप्त करने से पूर्व ही उसके कपाल पर शल्य क्रिया करता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया। दूसरा इसका उदाहरण है जेड इज कैरिड ऑफ बाई ए टाइगर। ए फायर्स एट द टाइगर्स नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द शूट may kill Jed, but nothing intending to kill Jed, and in good faith intending Jed's benefit, as bullet gives Jed a mortal wound. A has committed no offense. कह रहा है कि जेड को एक बाघ उठा ले जाता है, यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गोली लगने से जेड मर जाए, किंतु जेड का वध करने का आशय न रखते हुए और सद्भावनापूर्वक जेड के फायदे के आशय से ए उस बाघ पर गोली चलाता है। ए की गोली से जेड की मृत्यु घाव हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया। तीसरा इसका उदाहरण बता रहा है कि ए इज सर्जन सीज ए चाइल्ड सफर एन एक्सीडेंट विच इज लाइकली टू प्रूव फैटल अनलेस एन ऑपरेशन बी इमीडिएटली परफॉर्म। देयर इज नो टाइम टू अप्लाई टू द चाइल्ड्स गार्जियन। A performs the operation in spite of the entreaties of the child, intending in good faith the child's benefit. A has committed no offense. A जो है एक शल्य चिकित्सक है, यह देखता है कि एक शिशु ऐसी दुर्घटना हो गई है जिसका प्राणांतक साबित होना संभव है। यदि शल्य कर्म तुरंत न कर दिया जाए, इतना समय नहीं है कि उस शिशु के संरक्षक से आवेदन किया जा सके। ए सद्भावनापूर्वक शिशु के फायदे का आशय रखते हुए शिशु को अन्यथा अनुनय करने पर भी शल्य कर्म करता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया। इसके बाद आखिरी इसका इलस्ट्रेशन है ए इज इन ए हाउस विच इज ऑन फायर विथ जेड ए चाइल्ड। पीपुल बिलो होल्ड आउट ए ब्लैंकेट। A drop the child from the house top, knowing it to be likely that the fall may kill the child, but not intending to kill the child, and intending in good faith the child's benefit. Here, even if the child is likely by the fall, A has committed no offense.
यहाँ पे कह रहा है कि एक शिशु जेड के साथ ए एक जलते हुए गृह में है। गृह के नीचे लोग कंबल तान लेते हैं। ए उस शिशु को यह जानते हुए कि संभाव है कि गिरने से वह शिशु मर जाए, किंतु उस शिशु को मार डालने का आशय न रखते हुए और सद्भावनापूर्वक उस शिशु के फायदे के आशय से गृह छत पर से नीचे गिरा देता है। यहाँ यदि गिरने से वह शिशु मर भी जाता है तो भी ए ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था। अब एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि मियर pecuniary benefit is not benefits within the meaning of section 26 and 27 and this section। मतलब ये कह रहा है कि जो भी ये लाभ है केवल धन संबंधी फायदा व फायदा नहीं है, जो कि धारा 26, 27 और इस धारा के भीतर आता है। मतलब धन संबंधी फायदा के लिए ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद कह रहा है कि कोई सद्भावनापूर्वक कार्य किया जाता है तो भी वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू whom it is made if it is made for the benefit of that person। ए इलस्ट्रेशन कर रहा है, ए सर्जन in good faith communicate to a patient his opinion that he cannot live. The patient dies in consequence of the shock. A has committed no offense, though he knew it to be likely that the communication might cause the patient's death। यहाँ पे कोई सद्भावनापूर्वक संसूचना दिया जाता है किसी व्यक्ति को तो वह भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। उसके परिणाम स्वरूप यदि कोई घटना या कोई ऐसा बात हो जाता है तो इसका उदाहरण भी इसी तरीके का है कि सर्जन द्वारा कहा जा रहा है कि भैया अब तुम्हारा बचना संभव नहीं है पेशेंट से, और इस चीज़ को सुन करके वो शॉक लगता है और मर जाता है, तो यहाँ कम्युनिकेशन जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि जो सही बात है बताना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अब धारा 32 कह रहा है, एक्ट टू विच ए पर्सन इज कंपेल्ड बाई थ्रेट्स। यदि कोई कंपेल करके उससे कराया जाता है कोई कार्य तो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन ये प्रोविजो है और कुछ बातें हैं किन किन अपराधों में लागू नहीं होता है उसके अधीन कर, एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विथ डेथ। यदि कोई ऐसा अपराध है जिसको धमकी के साथ, मतलब उसको विवश करके कराया जाता है, किसी व्यक्ति को धमकी के अधीन रखते हुए कंपेल किया जाता है, विवश किया जाता है और वो अपराध करता है तो उसको क्षम्य है। लेकिन एक्सेप्ट मर्डर, मृत्यु के मामले में यदि किसी को धमकी देके कहा जाए किसी की मृत्यु कारित करो तो वहाँ पर भी ये एक्सेप्शन लागू नहीं होगा। एंड ऑफेंसेज अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विथ डेथ। कोई ऐसा राज्य सरकार के विरुद्ध अपराध है जिसमें मतलब ऐसा है हत्या है और मृत्यु से दंडनीय कोई अपराध है या राज्य सरकार के विरुद्ध कोई अपराध है तो उसको छोड़ करके यदि कोई कार्य किया जाता है प्रोविजो के अधीन रहते हुए तो वो क्षम्य है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट्स विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट रीजनेबली काज द अप्रीहेंशन दैट इंस्टांस्ड डेथ टू दैट पर्सन्स विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस। कह रहा है कि हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध हैं छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो जिससे उस बात को करते समय उसको युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो गई हो कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए। मतलब उसके मृत्यु के भय में रख करके कोई व्यक्ति से कार्य कराया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा बशर्ते वो 3 कार्य न करे ऊपर जो हमने बताया, एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विथ डेथ। इसके बाद प्रोविजो के अधीन है। प्रोविजो कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड आर फ्रॉम ए रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ हार्म to himself short of instant death, place himself in the situation by which he became subject to such constraint।
कह रहा है कि परंतु यह तब जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि की युक्तियुक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में न डाला हो जिसमें कि वह ऐसे मजबूरी के अधीन पड़ गया हो। मतलब खुद को अगर जो कोई ऐसा कार्य करके ऐसी मजबूरी में पड़ जाता है तभी यह प्रोविजो कह रहा है कि उसको लाभ नहीं मिलेगा। एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि ए पर्सन who of his own accord or by reason of a threat of being beaten join a gang of dacoits knowing their characters is not entitled to the benefit of this is exception on the ground of his having been compelled by his associates to do anything that is an offense by law। ये एक्सप्लेनेशन आगे कह रहा है कि वह व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से या पीटे जाने की धमकी के कारण डाकू की टोली में उसके सील को जानते हुए सम्मिलित हो जाता है, इस आधार पर ही उसे अपवाद का फ़ायदा उठाने का हकदार नहीं कि वह अपने साथियों के द्वारा ऐसी बात करने के लिए विवश किया गया था जो विधिना अपराध है। मतलब वो स्वेच्छा से किसी डाकू की टोली में शामिल हो जाता है ये सोच के कि भाई मार खाएंगे या बच जाएंगे, मार खाने से बच जाएंगे या कोई ऐसा हर्ट होने से बच जाएंगे, तो तब वो एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि तब उसका अपवाद ये लाभ नहीं ले सकता है। एक्सप्लेनेशन 2 कह रहा है कि ए पर्सन सीज्ड बाय ए गैंग ऑफ डकैट एंड फोर्स बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ टू डू ए थिंग विच इज एन ऑफेंस बाय लॉ। फॉर एग्जाम्पल ए स्मिथ कंपेल्ड टू take his stool and to force the door of the house for the dacoits to enter and plunder it, each entitled to the benefit of this exception। दूसरे एक्सप्लेनेशन में बता रहा है कि उसको जो है लाभ मिल जाएगा, कब मिल जाएगा। कह रहा है कि डाकू की एक टोली द्वारा अभिगृहित और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात के करने के लिए जो विधिना अपराध है विवश किया गया व्यक्ति, उदाहरण एक लोहार जो अपने औजार लेकर एक गृह का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है जिससे डाकू उसमें प्रवेश कर सके और उसे लूट सके, इस अपवाद का फ़ायदा उठाने के लिए हकदार है। अब इसके बाद से जो है आखिरी इसका धारा जो है, जो धारा 95 के समतुल्य था कि धारा 33 नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट काजेज or that it is intended to cause or that it is known to be likely to cause any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm। कह रहा है कि तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है या कारित की जानी आशित है या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत न करेगा। इस प्रकार हमने देखा कि धारा 33 में कहा गया कि तुच्छ बातों पर किया गया तुच्छ बात पर विधि जो है ध्यान नहीं देती है और ये अपराध नहीं होता है। हम लोगों ने यहाँ तक चर्चा किया, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है क्योंकि देखने वाले भी उब जाएंगे, समझेंगे कि कहाँ से कहाँ बैठ के उतना डाटा हमारा खर्च हो जाएगा। फिलहाल हम वीडियो को ब्रेक करते हैं, इसके बाद आगे जो है देखेंगे प्राइवेट डिफेंस के लिए कि क्या व्यवस्थाएँ हैं। और आप लोग बेयर एक्ट जरूर पढ़िएगा, मेरी बात आप लोग को जरूर समझ में आई होगी। जाने से पहले मेरा निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।